वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज आप देखने जा रहे हैं 1995 में रिलीज हुई एक बहुत ही सुपर्ब रोमांटिक ड्रामा जिसका नाम है अ वॉक इन द क्लाउड्स। तो कहानी की शुरुआत में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिकन सोल्जर्स अपने घर लौट रहे होते हैं। सब एक बहुत ही लंबे समय से अपने परिवारों से अलग रह रहे हैं, इसलिए अपने परिवार से मिलने के लिए बहुत ही उतावले हैं और उनकी खुशी उनके चेहरों पे साफ दिखती है दोस्तों। तो उन्हीं सोल्जर्स में से एक है अपनी कहानी का हीरो पॉल। वो अपने एक साथी को बता रहा होता है कि यार, मेरी शादी के एक दिन के बाद ही मुझे अपनी वाइफ को छोड़कर युद्ध में जाना पड़ा। आज 4 साल बाद उससे मिलने वाला हूँ, मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है कि वो भी मुझे देखकर खुश होगी और फिर हम एक सुखी जीवन जिएंगे। और तब वहाँ पे हर सोल्जर का परिवार या कोई ना कोई जरूर आया होता है दोस्तों। किसी के पेरेंट्स, किसी की पत्नी, किसी के बच्चे, किसी की प्रेमिका। लेकिन पॉल ने जिसे एक्सपेक्ट किया था वो नहीं आई होती है। मतलब पॉल की वाइफ जिसे वो 4 साल बाद देखने वाला था वो नहीं आई यार। बुरा हुआ। बेचारा पॉल उदास हो जाता है, पर वो ये सोचकर तसल्ली कर लेता है कि शायद मेरी वाइफ की कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग रही होगी, कोई काम रहा होगा, इसीलिए नहीं आई होगी, वरना वो जरूर आती। फिर वो अपने घर की ओर चल देता है। वैसे दोस्तों, पॉल के बारे में कहें तो वो एक सोल्जर तो है, लेकिन बहुत ही नरम दिल इंसान है। कभी किसी पे गुस्सा नहीं होता, हमेशा शांति से बातें करता है। खैर, वो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ पे उसकी वाइफ बैठी होती है जिसका नाम है बेटी। और पॉल को देखकर वो खुशी के मारे उससे लिपट जाती है। पॉल पूछता है कि तुम मुझे लेने क्यों नहीं आई। तो बेटी कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम आने वाले हो। तो पॉल कहता है कि अरे, मैंने तुम्हें ढेरों खत लिखे थे कि मैं आज आने वाला हूँ, पर क्या तुम्हें एक भी खत नहीं मिला। लेकिन तभी पॉल देखता है कि एक बड़े बॉक्स में पॉल के लिखे हुए खतों के गट्ठे पड़े हुए हैं और एक खत भी खोला नहीं गया दोस्तों। ये क्या हो गया। मतलब पॉल का एक भी खत बेटी ने पढ़ा नहीं था। तो बेटी कहती है कि शुरू में तो मैं पढ़ती थी, लेकिन फिर मुझे तुम्हारे खत काफी बोरिंग लगने लगे। पॉल कहता है कि मैंने इनमें अपनी फीलिंग्स लिखी थी यार। हर दिन वहाँ युद्ध के मैदान में मुझे अकेलापन फील होता था और तुम्हें देखने के लिए मैं तरस जाता था। ये सब कुछ मैंने इन खतों के जरिए तुम्हें बताने की कोशिश की थी। क्या तुमने एक भी खत नहीं पढ़ा। पर वो बहाना बनाती है कि तुम युद्ध के बारे में लिखते रहे कि यहाँ बमबारी हो रही है, वहाँ इतने लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह, तो मुझे अच्छा नहीं लगा और मैंने तुम्हारे खत पढ़ना बंद कर दिया था। पर हाँ, इस वजह से तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना। पॉल गुस्सा तो नहीं होता दोस्तों। कहते हैं नहीं नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होने लग गया। तो वो कहती ठीक है, अब आगे क्या करने का इरादा है। दरअसल युद्ध से पहले पॉल दूसरे शहरों में जाकर चॉकलेट्स बेचने का काम करता था और उसके चॉकलेट्स काफी टेस्टी भी थे दोस्तों। तो बेटी कहती तुम फिर से चॉकलेट सेल्स शुरू कर दो। पर पॉल कहता है कि नहीं, मुझे कुछ बड़ा करना है, अब मैं चॉकलेट्स ही थोड़ी बेचता रहूंगा। तो बेटी पूछती है बड़ा बड़ा मतलब क्या तुम्हें आर्मी में कोई बड़ी पोजीशन मिलने वाली है, या फिर आर्मी में तुम्हारा कोई अमीर दोस्त है जो तुम्हें बिजनेस में अपना पार्टनर बनाना चाहता है। इस तरह वो बस कमाई की बातें करती रहती है। तो एक पॉइंट पर पॉल कहता है कि ठीक है, तुम्हारी खातिर मैं फिर से चॉकलेट्स बेच दूंगा। तब जाकर बेटी थोड़ा शांत होती है और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं। अगली सुबह पॉल जल्दी तैयार होकर चॉकलेट्स बेचने जाता है। जाने से पहले बेड पे सोई हुई बेटी को बड़े प्यार से किस करके जाता है। वैसे पॉल फिलहाल सैन फ्रांसिस्को में रहता है दोस्तों, और अब वो चॉकलेट्स बेचने के लिए ट्रेन में सैक्रामेंटो जा रहा है। उसी कंपार्टमेंट में एक और औरत अपना लगेज ऊपर रखने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे हो नहीं पाता। और तब पॉल उसकी मदद करने जाता है और तभी उसका लगेज गिर जाता है दोस्तों। उसकी एक फोटो का ग्लास टूट जाता है। उस फोटो में वो अपने पापा के साथ होती है और जब वो टूट गया तो बड़ी उदास हो जाती है। लेकिन पॉल कहता है कि फिक्र मत कीजिए, सिर्फ ग्लास ही टूटा है, फोटो को कुछ नहीं हुआ। दोनों उसका लगेज वापस रख रहे होते हैं कि तभी ट्रेन अचानक से जरा हिलती है। इस वजह से दोनों ही नीचे गिर जाते हैं और फिर वो जैसे तैसे उठ जाते हैं दोस्तों। लेकिन लगता है विक्टोरिया को ट्रेन में सफर करने की आदत नहीं है और किसी वजह से उसे उल्टी आ जाती है। पॉल पे उल्टी कर देती दोस्तों वो। अब पॉल के ऊपर बड़ी बदबू आती है। वो अपना कोट धोने के लिए जाता है। इसी बीच टीटीआर भी आकर चेक करता है टिकट को। तो उसके जाने के बाद पॉल अपना और उस औरत का लगेज ठीक से रखकर बैठ जाता है। इस बीच वो तो सो चुकी थी। पॉल भी थोड़ा रिलैक्स होता है तो उसकी आंख लग जाती है और तब दोस्तों उसको युद्ध के कुछ बुरे दृश्य दिखने लगते हैं। अचानक पॉल की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो औरत वहाँ पे है ही नहीं। ये न जाने कौन सा स्टेशन है दोस्तों, लेकिन पॉल वहीं पे उतर जाता है। वहाँ सैक्रामेंटो जाने वाली एक बस आती है और पॉल भागकर उसमें चढ़ जाता है। ड्राइवर पूछता है कि आपके ऊपर अजीब सी बदबू आ रही है, क्या हुआ। तो पॉल कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं। बाकी पैसेंजर्स को भी बू आने लग जाती है और सभी पॉल को बड़े वैसे नजर से देखते हैं कि पता नहीं कहाँ कितना गंदा आदमी है। और तो और दोस्तों, उसी बस में बैठी है वो औरत जिसने पॉल के ऊपर उल्टी कर दी थी। वो अपना परिचय देती है कि मेरा नाम विक्टोरिया है और आप प्लीज मुझे माफ कर दीजिए उल्टी के लिए। मैंने आपका ड्रेस गंदा कर दिया ना। मैं वैसे उतरने से पहले आपको थैंक करना चाहती थी, लेकिन आप सो रहे थे, इसलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। पॉल कहता है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ऐसा होता है। अच्छा एक बात बताइए, अब आप कैसा फील कर रही हैं। विक्टोरिया कहती है मैं ठीक हूँ। वैसे आप सच में एक जेंटलमैन हो, आप तिनका भर भी गुस्सा नहीं होते शायद। वैसे आपको जाना कहाँ है। तो पॉल कहता है सैक्रामेंटो। वो ट्रेन असल में वहीं जा रही थी, लेकिन मेरा टिकट शायद आपके पास चला गया था, इसलिए मुझे उतरना पड़ा। और जब पॉल और विक्टोरिया उस ट्रेन में गिरे थे ना,
तो शायद पॉल का टिकट विक्टोरिया के पास आ गया था। वो फिर से माफी मांगती है कि देखो मेरी वजह से आपका मुझे लगता है पूरा दिन खराब जा रहा है। पहले तो मैंने आप पे उल्टी कर दी, उसके लिए माफी, और फिर आपका टिकट भी मेरे पास आ गया, तो मैं क्या बोलूं अब आपसे। पॉल कहता है आप तो बात बात पे खुद को दोष दे रही हो, देखो मुझे बस में सफर करना भी अच्छा लगता है। इस तरह दोस्तों दोनों बातें कर रहे होते हैं और तब एक स्टॉप पे दो आदमी बस में चढ़ते हैं। एक तो विक्टोरिया के पास बैठ जाता है और उसे अकेली पाकर उसके साथ थोड़ा बदतमीजी करने लग जाता है, बहुत ही गंदी टीज करता है उसको। अब इस बात पे पॉल उसको डांट देता है कि क्या बदतमीजी है, तो वो उठकर पॉल को मारने आ जाता है। अब शायद वो नहीं जानता था कि पॉल तो आर्मी में है। पॉल उठकर उसकी ऐसी धुनाई करता है ना, क्या बोलो। तीनों आदमी लड़ने लग जाते हैं तो तीनों को बस से उतार दिया जाता है। अब विक्टोरिया को बहुत ही बुरा लगता है कि मेरी वजह से न जाने ये बेचारा आदमी कितना कुछ झेलेगा आज। इतने में बस निकल जाती है और पॉल बेचारा उसी रास्ते पर पैदल चलने लगता है। कुछ देर के बाद दोस्तों वो एक जंगल से गुजर रहा होता है और वहाँ पे विक्टोरिया अपनी चीजें रखकर बैठी होती है। वो फिर से पॉल से माफी मांगती है। पॉल कहता है अरे टेंशन मत लीजिए, मुझे पैदल चलना भी बड़ा पसंद है, वैसे आप यहाँ क्यों उतर गई, क्यों बैठी हुई है। तो विक्टोरिया कहती है मुझे बस यहीं उतरना था, यही तो मेरा स्टॉप है। अच्छा तो क्या आपको कोई लेने के लिए आएगा यहाँ पे। इस पर विक्टोरिया रोने लगती है कि नहीं, मेरे पापा मेरी जान ले लेंगे। पॉल कहता है अरे क्या एक फोटो फ्रेम टूट जाने से आपके पापा आपकी जान ले लेंगे। विक्टोरिया कहती है अरे नहीं, मेरी प्रॉब्लम कुछ और ही है। मैं एक कॉलेज ग्रेजुएट हूँ, मुझे अपने कॉलेज के प्रोफेसर से प्यार हो गया था और हमने कुछ दिन डेट भी किया। मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ तो उसने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी और अपने परिवार को कैसे बताऊंगी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। अगर मेरे पापा को पता चल गया तो वो या तो मेरे टुकड़े कर देंगे या फिर मुझे गोली से उड़ा देंगे। हम लोग मैक्सिकन अमेरिकन हैं और मेरे पापा कट्टर परंपरावादी हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने किसी से प्यार किया और उससे बिना शादी के प्रेग्नेंट भी हो गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पॉल कहता है कि अरे हर किसी के पेरेंट्स गुस्से में यही सब कहते हैं, लेकिन सच में कोई अपनी बेटी को थोड़ी मारेगा। एक काम करो, घर जाओ, उनको सही से समझाओ, वो तुम्हें जरूर स्वीकार कर लेंगे, जाओ। पर विक्टोरिया नहीं मानती और रोती कि नहीं, आप मेरे पापा को नहीं जानते, वो खानदान के मान सम्मान और गौरव वगैरह के मामले में बहुत ही स्ट्रिक्ट है। वो बातचीत में विश्वास नहीं करते, शुरू से ही एक्शन पे उतर आते हैं और वो मुझसे बात तक नहीं करेंगे, बल्कि पहले गन निकालकर मुझे शूट कर डालेंगे और मुझे अपने अंगूर के बगीचे में कहीं दफना देंगे फिर, ताकि किसी को पता भी ना चले। मुझे लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी प्रोफेसर से प्यार करके, अपने खानदान की नाक कटवा दी है मैंने। तो पॉल कहता है क्या तुम्हारे खानदान की नाक इतनी कमजोर है कि इस बात पे कट जाएगी। विक्टोरिया कहती है देखिए आप मजाक मत करिए इसमें, आप इसमें मत पड़िए और प्लीज अपने रास्ते चले जाइए। मेरी वजह से पहले ही आपका दिन ऑलरेडी खराब हो चुका है, प्लीज आप जाइए, मैं देखती हूँ अपने हिसाब से क्या करना है। पास ही में तालाब है, वहाँ कूद कर जान दे देती हूँ अपनी, बढ़िया है। अब ये सुनकर पॉल घबरा जाता है कि ये तो मरने की बात कर रही है। वो नहीं चाहता ना कि कोई मरे यार फालतू में। तो वो पूछता है कि अगर तुम अपने प्रेमी को घर ले जाकर ये कह दोगी कि तुमने शादी कर ली तो क्या तुम्हारे पापा तुम्हें और तुम्हारे पति को स्वीकार करेंगे, जल्दी बताओ, मतलब तब तुम्हारी जान नहीं लेंगे ना वो। विक्टोरिया कहती नहीं, तब वो जैसे तैसे मान ही जाएंगे कि चलो लड़की ने गलती की है लेकिन कम से कम शादी के बाद प्रेग्नेंट हुई। तो पॉल कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा नया नवेला पति बनकर तुम्हारे परिवार से मिलूंगा और फिर शहर में काम का बहाना करके शाम को निकल जाऊंगा। बोलो सही है। वो तुम्हें स्वीकार भी कर लेंगे और जब मैं वापस नहीं आऊंगा तो उन्हें खुद पता चल जाएगा कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें छोड़कर भाग गया, फिर वो तुम्हें घर से भी नहीं निकालेंगे। बोलो मेरे को सही लगता है, मेरे को लेट हो रही है। अब पहले तो विक्टोरिया नहीं मानती, लेकिन पॉल उसको समझाता है कि देखो तुम्हें गलत फैसले लेने से रोकने के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वरना मुझे क्या पड़ी हुई है, और वैसे भी खुद की जान देना कोई अकलमंदी थोड़ी है। इस तरह विक्टोरिया कन्विंस हो जाती है और पॉल को अपने घर लेके जाती है। रास्ते में वो अपने परिवार के बारे में बताती है, उसकी माँ, पापा, दादाजी, दादी, एक भाई, सबकी डिटेल्स देती है वो। और विक्टोरिया का परिवार वैसे काफी धनी है दोस्तों, उनके अपने अंगूर के बगीचे हैं जिसे ऑफ कोर्स यार वाइनयार्ड कहते हैं। उस बड़े वाइनयार्ड में दोस्तों अंगूरों की फसल उगाई जाती है और उनसे बनता है वाइन, और उस वाइन का सेल्स करके इनको काफी मुनाफा मिलता है। कई पुश्तों से इनका वाइन का बिजनेस चल रहा है, काफी धनी लोग हैं। विक्टोरिया दूर से पॉल को अपना घर दिखाती कि वो देखो बहुत बड़ा और सुंदर है दोस्तों, चारों तरफ से उनके वाइनयार्ड्स हैं, बहुत ही हरी भरी दिखती है वो जगह। और पॉल जो चॉकलेट्स बेचने आया था उनमें रिंग्स लगे होते हैं, शायद बच्चों को खुश करने के लिए ये एक तरह का फ्री गिफ्ट था। तो उनमें से एक रिंग निकालकर वो विक्टोरिया को देता है और कहता है कि इसे पहन लो, शादी का रिंग नहीं होगा तो तुम्हारे घर के लोग विश्वास कैसे करेंगे कि हमारी शादी हो चुकी है। और वो रिंग दोस्तों किसी चीप मील का बना होता है और काफी बहुत ही पतला होता है, पर विक्टोरिया को क्या करना, पहनना तो था ही। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आदमी गन दिखाकर खड़ा होता है, और यही तो है विक्टोरिया के पापा। वो तो इनको चोर समझकर गन तान रहे थे शायद, लेकिन अपनी बेटी को देखकर वो शॉक हो जाते हैं और पॉल को देखकर उनको आता है गुस्सा और पूछते हैं कि कौन है रे तू। तो विक्टोरिया कहती है कि पापा वो मेरे पति हैं, हमारी शादी हो चुकी है। क्या शादी हो गई? और वो बड़े गुस्से वाले हैं दोस्तों, शायद घर जाते जाते अपनी वाइफ को आवाज देते हैं कि सुन लिया, तुम्हारी बेटी क्या गुल खिलाकर आई है। अब माँ तो विक्टोरिया को देखकर फूल ही नहीं समाती, बड़े प्यार से उसको गले लगा लेती है और पूछती कैसी हो बेटी। तो पापा कहते हैं कि उससे क्या पूछती हो, वो एक आदमी को घर पे लेके आई है,
उसके बारे में पूछो जरा। इतने में दादी जी आकर कहती हैं कि तुझे देखने को तो मेरी आंखें तरस गई थी बेटा, ठीक तो है ना। इतने में दादाजी भी आ जाते हैं दोस्तों, और सभी विक्टोरिया से बड़े प्यार से मिल रहे होते हैं। किसी को गुस्सा नहीं है, लेकिन सिर्फ पापा ने पूरे घर सर पे उठा के रखा हुआ है कि तुम्हारी प्यारी बेटी शादी करके आ गई है, शादी। दादी जी तो बड़ी खुश होती हैं कि वाह रे मेरे लाडो, तूने तो बहुत अच्छा कर दिया, इतना सुशील और हैंडसम पति मिला है तुम्हें। तो पापा चिल्लाते हैं कि और सर पे चढ़ाओ इसको। वो दादी जी पर भी गुस्सा हो जाते हैं कि आप इस घर के बड़े हैं, भूल गए क्या, कुछ बोलेंगे नहीं अपनी पोती को, खबर नहीं लेंगे उसकी। और अब दादाजी भी गुस्से वाले लगते हैं दोस्तों, शायद बहुत बुरी तरह डांटेंगे, लेकिन वो मुंह खोलते हैं तो पॉल हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि बेटा वेलकम टू आवर बिग फैमिली। सभी राजी हैं, सिर्फ पापा गुस्से में हैं। ये जानकर कि पॉल चॉकलेट्स बेचता है, वो पॉल की और ज्यादा इंसल्ट करने लग जाते हैं। वो अपनी बेटी को डांटते हैं कि तुम्हें हमारी हैसियत का कोई और नहीं मिला जो एक चॉकलेट बेचने वाले से प्यार करके शादी कर ली। इतने में दादाजी पूछते हैं कि अरे तुम चॉकलेट्स बेचते हो, लाओ लाओ एक मुझे दो जरा, मैं चक्कर देखता हूँ। और पॉल उनको चॉकलेट देता है दोस्तों। वो उसे चक्कर कहते हैं कि ये तो कमाल का है, लो बेटा तुम भी खाकर देखो, कहकर वो अपने बेटे को देते हैं, यानी विक्टोरिया के पापा को। तो पापा बड़बड़ा कर चिल्ला जाते हैं कि जब बड़े बुजुर्गों की अकल घास चरने चली गई है तो कोई करे तो करे क्या करे। दादाजी तो हंस पड़ते हैं। मतलब दोस्तों पापा के अलावा यहाँ सभी पॉल को पसंद करने लग गए हैं। अब अगले सीन में क्या होता है, पूरे परिवार के लिए खाना पक रहा होता है। विक्टोरिया माँ से पूछती कि पापा इतने उछल क्यों रहे माँ, क्या मैं अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती। तो माँ कहती है बेटा तुम अपने पापा को तो जानती ही हो, गुस्सा तो उनके नाक पे ऐसे चढ़ा रहता है जैसे क्या बोले, उस आदमी को ठीक करना मैं जानती हूँ, सिर्फ तुम फिक्र मत करो। अब उसी रात सब डिनर कर रहे होते हैं। पॉल ने सोचा था कि शाम को निकल जाऊंगा, लेकिन सबका प्यार देखकर वो रुक गया और सोचता है कि चलो सुबह ही जाऊंगा। डिनर के दौरान पापा पॉल से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, तो पॉल बताता है कि मैं तो एक ऑर्फनेज में पला बड़ा था। इस बात पे वो पॉल का जरा मजाक उड़ाते हैं और उसको हल्का सा ताना भी मारते हैं। और तो और दोस्तों अपने खानदान की परंपरा मर्यादा वगैरह के बारे में लेक्चर भी देने लग जाते हैं विक्टोरिया के पापा। विक्टोरिया पॉल को सपोर्ट करते हुए कहती है कि आप पॉल के बारे में जानते ही क्या है पापा, उसका इस तरह दिल दुखाने का ना आपका कोई हक नहीं है। पॉल के पास धन दौलत भले ही ना हो, लेकिन वो एक जेंटलमैन है, एक अच्छा इंसान है। अब यहाँ पे पॉल बहुत ही इंसल्टेड फील करता है और उठकर आ जाता है बाहर। विक्टोरिया भी बाहर आती है और बोलती है यार पापा कड़वे शब्द बोल गए, लेकिन वो दिल के बुरे नहीं है, मैंने उन्हें बिना बताए शादी कर ली, इसलिए वो मुझे हर्ट करने के इरादे से तुम्हें ये सब कह रहे हैं। पॉल कहता है देखो मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानता और ना ही माना हूँ, अगर मैं उनकी जगह पे होता तो शायद मैं भी इसी तरह गुस्सा होता। पर विक्टोरिया कहती कि नहीं, मुझे पता है अगर तुम पापा की जगह होते ना तो अपनी बेटी और उसके पति को खुशी से स्वीकार कर लेते, इतने अच्छे हो तुम, ये तो मैं तुम्हें देखते समझ गई थी। पॉल कहता है कि मुझे चलो ये तो सही बात है, पर मुझे कल सुबह निकलना है, मेरी वाइफ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं उसी की खातिर ये चॉकलेट्स बेचने के लिए आया था। दोनों सोने जाते हैं, लेकिन माँ ने तो दोस्तों इनकी सुहागरात की तैयारी करके रखी होती है। वो कहती हैं कि पिछली कई पुश्तों से इस घर में सुहागरात इस बेड पे होती आ रही है बेटा, बहुत ही लकी बेड है, तुम्हारी सुहागरात भी इसी पे होगी, कहकर माँ दोनों को उस कमरे में भेज देती है। पॉल नीचे चादर बिछा लेता है और कहता है कि तुम सो जाओ ऊपर। विक्टोरिया कहती है कल तुम चले जाओगे तो पता नहीं मेरा क्या होगा। पॉल कहता है फिक्र मत करो, तुम्हें जरूर एक अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा। विक्टोरिया कहती कैसे मिलेगा, मैं एक बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, ऐसे में कौन मुझसे शादी करेगा, अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई होती तो क्या तुम ऐसी औरत से कभी शादी करते। तो पॉल झट से कह देता अगर मुझे वो औरत पसंद आती और उससे भी मैं पसंद आता तो जरूर कर लेता। विक्टोरिया को थोड़ा विश्वास होने लग जाता है कि मुझे भी कोई जरूर अपनाएगा। दूसरी ओर माँ पापा के साथ थोड़ा रोमांटिक होते हुए कहती है हमारी एक ही बेटी है, उसकी शादी हो चुकी है, एक बार उसे गुड नाइट कहकर आ जाओ, तुम्हारा क्या ही जाएगा। पापा भी जाते हैं और दरवाजा करते हैं नॉक। तो पॉल तुरंत चादर छोड़कर बेड पे आ जाता है कि कहीं पापा को शक न हो। तो विक्टोरिया आवाज देती है कि पापा दरवाजा खुला, आ जाइए। दरवाजा खोलकर पापा कहते हैं कि माँ ने तुम्हें गुड नाइट कहने को कहा था, बस वही कहने आया हूँ बेटा, गुड नाइट, बेस्ट ऑफ लक, इस तरह कहकर वो जाने लग जाते हैं। लेकिन तब वो नीचे बिछाई हुई चादर देख लेते हैं और उनको होता है जरा सा शक, लेकिन वो चुपचाप चले जाते हैं। फिर दोनों सो जाते हैं, लेकिन पॉल को फिर से युद्ध के दृश्य दिखते हैं दोस्तों, और वो चिल्ला उठता है। विक्टोरिया उसको शांत करती है। इसी बीच वाइन यार्ड में अंगूरों को फ्रीज होने से बचाने के लिए उन्हें आग की गर्मी दी जाती है। विक्टोरिया पॉल को इस बारे में सिखाती है और फिर पॉल भी सभी के साथ मिलकर एक काम करता है। अगली सुबह पॉल विक्टोरिया से विदा लेकर निकल रहा होता है, लेकिन तब दादाजी पकड़ लेते हैं और पूछते हैं कि कहाँ जा रहे हो बेटा। पॉल कहता है चॉकलेट्स बेचने। वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, अब तुम्हें वो सब करने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा वाइन यार्ड है अपना, इतना बड़ा घर है, ये सब तुम्हारा ही तो है, आओ मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ। कहकर वो पॉल को पूरे जगह घुमाते हैं और अपने खानदान के बारे में बताते हैं कि मेरे परदादा पहली बार स्पेन से एक स्पेशल अंगूर का जीवित जड़ लेकर आए थे और उसी से शुरुआत हुई थी इस वाइन यार्ड की। कहकर वो पॉल को एक पौधे के पास लेके जाते हैं और बताते हैं कि ये है उस जड़ से निकला हुआ पौधा, आज देखो इतना बड़ा हमारा बगीचा बन चुका है और हमें इतना मुनाफा है, इतनी खुशहाली है, इतने लोगों को काम मिला है, तो उसके लिए हमें उस इंसान का ही नहीं
बल्कि इस जड़ का भी शुक्र अदा करना चाहिए। ये लगभग हमारे लिए भगवान की तरह है। इस तरह वो अपने खानदान के इतिहास और गौरव की कहानियां सुना रहे होते हैं दोस्तों, और बताते हैं कि कल फसल की कटाई है, बड़ा मजा आएगा देखना, हर बार आता है और ये किसी त्योहार से कम नहीं होगा। हर तरफ म्यूजिक बजेगा, लोग गाएंगे, तुम बहुत ही इंजॉय करने वाले हो, बता रहा हूँ पहले ही। पर पॉल कहता है कि सॉरी दादाजी, वो क्या है ना, कल तक मैं रुक नहीं पाऊंगा, मुझे जाना है, इमरजेंसी है। दादाजी दुखी हो जाते हैं कि बेटा तुम चले गए तो मेरी लाडली विक्टोरिया का क्या होगा, मेरा बेटा तो जानवर बन जाएगा और मेरी बच्ची को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब ये सुनकर पॉल एकदम से फ्रीज। वो फैसला करता है कि चलो एक दिन की बात है, फसल की कटाई के लिए रुक जाता हूँ, उसके बाद कोई बहाना करके निकल जाऊंगा। तो विक्टोरिया बड़ी खुश होती है कि पॉल एक और दिन रुकने के लिए तैयार हो गया। अब अगले दिन कटाई होने वाली होती है और तब वहाँ विक्टोरिया का छोटा भाई पेड्रो आ जाता है। सभी उसका स्वागत करते हैं दोस्तों। वो इस फसल की कटाई में शामिल होने के लिए आया था। वैसे वो शहर में पढ़ाई कर रहा है, तो वो भी पॉल के साथ अच्छे से घुल मिल जाता है। पूरा परिवार मिलकर फसल की कटाई करता है। वाइन यार्ड में काम करने वाले लोग भी बहुत ही मजे से काम करते हैं। तब विक्टोरिया पॉल को सिखाती कि फसल कैसी काटी जाती है। इस दौरान इन दोनों के बीच कुछ कुछ होने लग जाता है। खैर दोस्तों, पॉल फसल काटना सीख जाता है और काफी तेजी से कर पाता है, बढ़िया काम करता है। अब पॉल और विक्टोरिया के पापा के बीच कंपटीशन होने लग जाता है कि कौन ज्यादा फसल काटेगा, और सभी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं कि कौन इसमें जीतेगा। तो पापा तो ऑलरेडी काफी एक्सपीरियंस्ड है, लेकिन फिर भी पॉल लगभग उनके बराबर फसल काट लेता है दोस्तों। और तब पापा भी थोड़ा स्माइल करते हैं कि वाह, लड़के में दम तो है। फिर पूरी फसल को एक बड़ी सी टंकी में डालकर कुछ रस्म वगैरह की जाती है। फिर दादी जी को उस टंकी में उतारा जाता है और वो एक शंख लेकर चारों दिशाओं में मुड़कर उसे बजाती हैं। अब दादाजी पॉल को बताते हैं कि हर फसल की कटाई के वक्त इस तरह हम चारों दिशाओं में उग रही हमारी फसल का और इन वाइन यार्ड्स का शुक्र अदा करते हैं बेटा। फिर अंगूरों को क्रश करने के लिए औरतों को टंकी में उतारा जाता है। पॉल विक्टोरिया को भी अंदर उतार देता है दोस्तों। सारी औरतें अंगूरों को पैरों तले कुचलना शुरू कर देती हैं। ऐसे ही बनता है वाइन, और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए म्यूजिक, गाना और सब शुरू हो जाता है। फिर पॉल और विक्टोरिया, जो कि नए कपल है हमारे, उन्हें डांस करने का मौका दिया जाता है। और तब दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स रोक नहीं पाते और किस करने वाले होते हैं। लोग उन्हें मजाक में अलग कर देते हैं फिर, लेकिन दोनों अपने आप को रोक नहीं पाते और घर आकर दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। लेकिन ये तो जोश जोश में हो गया। बाद में पॉल को बहुत ही गिल्टी फील होता है कि ये क्या कर दिया मैंने, मेरी वाइफ बेटी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं यहाँ विक्टोरिया के साथ इंटीमेट हो रहा हूँ, ये क्या कर दिया। खुद में सोचने लग जाता है कि ये तो गलती हो गई। विक्टोरिया को पॉल पसंद है दोस्तों, इसीलिए वो खुश है, लेकिन उसे बुरा भी लगता है कि मेरी खातिर पॉल यहाँ पे रुका और अब मेरी वजह से उसे गिल्टी फील हो रहा है। विक्टोरिया अगेन उससे माफी मांगती है। अगले दिन पापा और पेड्रो अपने वाइन बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं और लगता है वो किसी बात पे अटके हुए हैं। तो पॉल उनकी बातें सुनकर उन्हें कोई सुझाव देता है, पर पापा कहते हैं कि तुम अपनी राय अपने पास ही रखो, हमारे जमाई क्या बन गए इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारी डिसीजन में मदद करो, नहीं चाहिए। अब उनकी ये बातें विक्टोरिया सुन लेती है और पापा से कहती है कि अगर आपको पॉल पसंद नहीं है तो अभी बता दीजिए, हम दोनों अभी के अभी घर छोड़कर चले जाएंगे, कहीं और जाकर रह लेंगे चैन से। इस तरह आए दिन आपके ताने सुनकर हमें अच्छा नहीं लगता। अब पॉल कैसे भी करके यहाँ से चले जाना चाहता है दोस्तों। तभी घर में काम करने वाली औरत पॉल का ड्रेस धोने जाती है। उसमें से बेटी की फोटो गिरती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे देखती, एन वक्त पर पॉल उसे उठाकर रख लेता है और कहता है इसे धोने की जरूरत नहीं है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। लेकिन वो औरत नहीं मानती, कहती है कि अरे नहीं, मैं धोकर वापस करूंगी इसको, ऐसे नहीं गंदे कपड़े रखोगे आप, कहकर वो उसे भिगो देती है। इस बीच विक्टोरिया के पेट में दर्द हो जाता है। उसको देखकर पॉल जल्दी से उसकी ओर आता है, उसकी बहुत केयर करता है। विक्टोरिया को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि तुम इतने अच्छे क्यों हो पॉल, प्लीज चले जाओ यहाँ से। वो आगे कहती है कि मैं क्या करूँ, मैं तो बस तुम्हें एक दिन के लिए यहाँ पे लेके आई थी, लेकिन हालात बदल चुके हैं, मुझे तुमसे प्यार होने लग गया है, लेकिन तुम्हारी अपनी एक लाइफ है, मेरी खातिर तुम अपना बसा बसाया घर को खो मत देना, प्लीज अभी चले जाओ, यहाँ मैं कुछ भी कहकर मैनेज कर लूंगी। कहकर विक्टोरिया चली जाती है और वाइन बैरल्स के बीच छुप जाती है दोस्तों। पॉल उसको आवाज देते हुए जाता है तो पापा उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि मेरी बेटी से शादी तो तुमने कर ली, लेकिन इस जगह में घुसने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, निकल जाओ। पॉल कहता है आपकी प्रॉब्लम क्या है, प्लीज बता दीजिए मुझे, हमेशा ये मुझे ताना मारना अच्छा नहीं लगता, आप अपनी बेटी का अच्छा ख्याल रखिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। कहकर पॉल अपने गीले कपड़े लेकर जाने लग जाता है, लेकिन दादाजी फिर से उसको रोक लेते हैं और कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से 21 साल पहले जो वाइन बनाया था वो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, बहुत ही पसंद आएगा बेटा। कहकर वो उसे भी देते हैं। वो दोनों काफी मस्त बातें करते हैं। अंधेरा हो जाता है और तब दादाजी कहते हैं कि देखो बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारे और विक्टोरिया के बीच कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन तुम विक्टोरिया के लिए एक लव सॉन्ग गाकर उसे इम्प्रेस करो, वो जरूर बाहर आएगी और तुम्हारे प्यार को समझ पाएगी, फिर तुम उससे माफी मांग लेना। पॉल भी दादाजी के कहने पे विक्टोरिया के लिए गाना गाता है। विक्टोरिया गाना सुनती भी है और अगर वो आकर विंडो खोल देगी तो इसका ये मतलब होगा कि उसने पॉल को माफ कर दिया और उसे स्वीकार कर लिया है। दादाजी तो मस्त डांस करने में लग जाते हैं। दूसरी ओर विक्टोरिया की माँ
पापा से कहती कि देखो, हमारे दामाद हमारी बेटी से कितना प्यार करता है ना, आप ही हो कि उसको स्वीकार नहीं करना चाहते। तो अब पापा भी थोड़े ठंडे हो जाते हैं और कहते हैं ठीक है, अब से तुम्हारे दामाद को कुछ नहीं बोलूंगा बस। लेकिन विक्टोरिया विंडो खोलना ही नहीं चाहती। अगर वो खोलेगी तो सभी को लगेगा इनके बीच सुलह हो चुकी है, जो कि वो ऐसा फील कराना नहीं चाहती सभी को। मतलब वो चाहती है कि सभी को ये लगे हमारी लड़ाई हो गई है और पॉल मुझे छोड़ के जा रहा है। इसके बाद पॉल को मजबूरन यहाँ पे रहना पड़ जाएगा दोस्तों, अगर वो विंडो खोल देगी तो, क्योंकि फिर इनके पास कोई बहाना नहीं बचेगा। अब विक्टोरिया उसको जबरदस्ती यहाँ पे रोक भी नहीं सकती। कुछ देर के बाद पॉल चला जाता है, लेकिन उसका दिल नहीं मानता और वो लौट आता है। अगले दिन वाइन ब्लेसिंग नाम का एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। विक्टोरिया ने खुद से जो वाइन बनाया था उसे वो पॉल के लिए ला कर देती है और कहती है कि तुमने सच में बहुत अच्छा गाया। वैसे मैं विंडो खोलना तो चाहती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं खोला। अब वो डायरेक्टली पॉल के लिए अपने प्यार का इजहार कर देती है और कहती है कि तुम जैसा अच्छा, रहमदिल और सेल्फलेस इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। सच में यार, तुम्हारी वाइफ बहुत ही लकी है कि तुम उसे मिले। इतने में पापा आकर पादरी से कहते हैं कि यह है पॉल, मेरा दामाद। इतना ही नहीं, वो सभी को बता देते हैं कि पॉल मेरा दामाद है और आज रात एक रिसेप्शन रखेंगे, आप सभी को आना होगा। अब पॉल फिर परेशान हो जाता है, क्योंकि अब पापा भी राजी हो चुके हैं और वो उसको जाने नहीं देंगे यहाँ से। उसकी दुविधा विक्टोरिया से देखी नहीं जाती और वो जाकर अपने पेरेंट्स को सब सच बता देती है कि कॉलेज में मेरे प्रोफेसर से मुझे प्यार हो गया और मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन उसने मेरा साथ छोड़ दिया। पॉल से ट्रेन में मिली थी मैं और उसे अपना पति कहकर यहाँ ले आई। पॉल इतना अच्छा इंसान है, उसकी कोई गलती नहीं है, वो मेरी मदद करने के लिए आया था बस। मैंने अपने बचाव के लिए ये नाटक किया। पापा तो दोस्तों उसको मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन दादाजी रोक लेते हैं। दादाजी विक्टोरिया से कहते हैं कि तुम चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। और इसी बीच पॉल बिना किसी से कुछ कहे वहां से चला जाता है और एक ट्रक में लिफ्ट मांगकर वापस जाने लग जाता है। तो फिर से उसको युद्ध का दृश्य दिखता है, जहाँ एक औरत और उसके बच्चे के साथ पॉल नजर आता है। वो औरत कोई और नहीं विक्टोरिया है और वो बच्चा उसका होने वाला बच्चा है, मतलब वो इमेजिनेशन में देख रहा है। ऐसा दृश्य देखकर उसकी आंख खुल जाती है। वो समझ जाता है कि वो भी विक्टोरिया से प्यार करने लगा है। उसकी यादों में वो बस चुकी है, लेकिन फिर भी पॉल अपनी वाइफ को धोखा नहीं दे सकता ना यार, बेचारा फंस गया है। तो वो घर लौटता है तो उसे लगता है शॉक, क्योंकि बेटी का तो किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। वो कहती है कि तुम तो मुझसे शादी करके चले गए, 4 साल युद्ध में रहे, तब मेरा अफेयर शुरू हुआ। वैसे भी तुम मेरे टाइप के इंसान नहीं हो। मुझे धन दौलत ऐशो आराम की लाइफ चाहिए, जो मुझे तुम्हारे साथ कभी नहीं मिलेगी, और मैं तुमसे वैसे भी तलाक चाहती हूँ। पॉल उदास नहीं होता, बल्कि अब उसको तसल्ली होती है और वो खुशी खुशी वहां से निकल जाता है। तब बेटी पूछती है तुम्हें दुख नहीं है पॉल? पॉल कहता है नहीं, उल्टा मुझे हद से ज्यादा खुशी हो रही है। और वो खुशी से उछलते हुए तुरंत विक्टोरिया से मिलने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर विक्टोरिया बहुत दुखी है। पापा भी दुखी और गुस्सा है, क्योंकि उनको लगता है अब उनके खानदान की इज्जत सच में मिट्टी में मिल चुकी है। न जाने अब लोग क्या क्या बातें करेंगे, और वो गुस्से में शराब पीने लग जाते हैं। इसी बीच पॉल पहुंच जाता है वहां पे और उनसे बात करने की कोशिश करता है। कहता है मुझे आप सबसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था और इस तरह आपको धोखे में नहीं रखना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी बेटी की मदद करने आया था। और पापा कहते हैं कि तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। पॉल कहता है मेरी बात तो सुनिए प्लीज, मैं विक्टोरिया से सच में प्यार करता हूँ, अब उससे शादी करना चाहता हूँ। तो पापा कहते हैं कि उसके पेट में किसी और का बच्चा है, तुम उससे शादी कैसे करोगे? तुम्हें इस घर में रहने का कोई हक नहीं है, दफा हो जाओ। पॉल कहता है मैं सब जानता हूँ और मैं विक्टोरिया को ही नहीं, उसके होने वाले बच्चे को भी पाना चाहता हूँ, अपनाना चाहता हूँ। पर पापा गुस्से में दोस्तों उस पे मारने आ जाते हैं। पॉल काफी सब्र से काम लेता है और तभी आवाज सुनकर विक्टोरिया भागी चली आती है। पापा तो पॉल को लालटेन से अटैक करने लगते हैं। तो विक्टोरिया चिल्लाती कि पापा पॉल को कुछ मत कीजिए, मैं उससे प्यार करती हूँ। और बाकी लोग भी आ जाते हैं। पापा पॉल पर लालटेन फेंकते हैं, लेकिन वो वाइन यार्ड में गिर जाता है और वहां लग जाती है आग। तो पॉल तुरंत अपना कोट उतारकर आग बुझाने में लग जाता है। विक्टोरिया पानी लेकर आ जाती है, आग पे डालती है, लेकिन आग तो जल्दी फैल रही होती है। बाकी लोग भी आकर पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जंगल की आग की तरह बहुत ही तेजी से ये फैलने लग जाती है और देखते ही देखते सब जल जाता है। इसी बीच आग बुझाने की कोशिश में पेड्रो पर आग लग जाती है। पॉल जाकर उसको बचाता है। इस वाइन यार्ड के भरोसे इनकी और यहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगियां टिकी हुई हैं। और तो और दोस्तों, ये इनके पुरखों की निशानी भी है। उसे अपनी आंखों के सामने जलते हुए देखकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पापा तो अपना सर पीटने लगते हैं कि मेरी ही गलती थी, हम बर्बाद हो गए। तो दादाजी कहते हैं कि हमारे खानदान का सब कुछ मिट चुका है, वो पुश्तैनिया जड़ भी खत्म हो गया है जो मेरे परदादा लेकर आए थे, जिसके जरिए उन्होंने ये वाइन यार्ड बनाया था। ये सुनकर पॉल उस छोटे से पहाड़ पे जाता है जहाँ दादाजी के परदादा का लगाया हुआ वो अंगूर का जड़ रखा हुआ था, लेकिन वो पौधा भी जल चुका था दोस्तों। शायद उसका जड़ अभी भी नम होगा
और उसकी मदद से फिर एक बार वाइन यार्ड बनाया जा सकता है। यही सोचकर पॉल उस पौधे को जड़ से उखाड़ के लेके आ जाता है और पापा को देता है और कहता है कि अगर इसमें नमी है तो इसके जरिए हम फिर से ये चीजें दोबारा शुरू कर सकते हैं। पापा एक चाकू से उस जड़ पे कट करते हैं और उसमें नमी होती है तो बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो जिंदा है। और सभी बेहद खुश होते हैं क्योंकि न सिर्फ उनके पुरखों की निशानी जिंदा है बल्कि ये जड़ उनके लिए स्पेशल है जिससे कि दोबारा से फसल उग सकती है। उन्हें विश्वास हो जाता है कि 6 महीनों में फिर से उनका वाइनयार्ड तैयार हो जाएगा। इस जड़ को पॉल लाया था और उसी ने इस परिवार को फिर से विश्वास दिया। तो पापा अब पॉल और विक्टोरिया को स्वीकार कर लेते हैं और उस जड़ का एक हिस्सा काट कर पॉल को देते हैं और कहते हैं अब तुम भी इस परिवार के सदस्य हो बेटा। तुम और विक्टोरिया मिलकर इस पौधे को जमीन में लगाओ ताकि इस जड़ की तरह तुम्हारा प्यार भी हमेशा जिंदा रहे। दोनों वैसा ही करते हैं और फिर किस करते हैं। इस तरह दोनों आखिर में मिल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद दिखाते हैं कि उस जड़ की मदद से विक्टोरिया के परिवार ने नई फसल लगाई और उनका वाइन यार्ड फिर से हरा भरा हो गया। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहाँ पे खत्म होती। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।